जो हमने छोड़ा था दो वीडियो बनाने के बाद तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, ठीक है ना। थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, 7th और 8th क्वेश्चन 2020 के मेंस में जियोग्राफी से पेपर 1 में, जीएस पेपर 1 में 8 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से हमने 6 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अब 7th क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन द स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स। Examine the status of forest resource of India and its resulted impact on what? Impact on climate change। तो क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन बात कर रहा है ISFR की, दैट इज इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो कि हर 2 साल में पब्लिश करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये क्वेश्चन क्यों आया था, ये क्वेश्चन इसलिए आया था क्योंकि रिसेंटली मतलब 2019 में, जब ये 2020 में क्वेश्चन आया, 2019 में क्या हुआ था, जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पब्लिश हुआ था और इसमें बहुत सारे डाटा थे, तो जिसमें से इंपॉर्टेंट डाटा हमको बताने हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन ने क्या पूछा है, एग्जामिन द स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स ऑफ इंडिया, ये पहला पार्ट हो गया, एंड इट्स रिजल्टेड इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। पहले तो एग्जामिन करेंगे व्हाट, स्टेटस ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्स क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे इसका इम्पैक्ट किस पे, क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका क्लाइमेट चेंज पे। तो हमने 2019 का जो रिपोर्ट देखा, वहाँ पे एक कंसिडरेबल एक इंपॉर्टेंट मेंशन था, जो कि बहुत बात को ध्यान में रखने की है, दैट इज़ ऑफ द मैनग्रोव्स। जो मैनग्रोव्स का जो पॉपुलेशन था वो इंक्रीज़ होने लगा। हाँ, यहाँ पे हम एक बात और कर सकते हैं कि जो इंडियाज़ का जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988 का, उसमें क्या है, अपना जो टारगेट है कि हम इंडियाज़ में जो फॉरेस्ट कवर है वो 33% करना चाहते हैं। इस डाटा ने जो बोला है, डाटा ने क्या बोला कि जो मैनग्रोव कवर इट इज़ अराउंड 24.56%। यहाँ पे हम एक ब्रीफ में मेंशन कर सकते हैं अबाउट द फिजियोग्राफिक फैक्टर ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफिक फैक्टर ऑफ इंडिया में क्या आएगा कि कौन कौन से प्रकार के मिट्टी हमारे देश में प्रेजेंट है, क्योंकि जैसे ही जैसे अपने पास सॉइल का जो कंडीशन होगा, उसी कंडीशन से फॉरेस्ट का जो वहाँ पे डेवलपमेंट होगा उसी प्रकार से होगा। तो हमको ये बताने में हेल्प करेगा कि हाँ, फॉरेस्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि 2 चीज़ें हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर एंड फॉरेस्ट फैक्टर, सॉइल फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर एंड सॉइल फैक्टर आर द 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर टू डिटरमाइन द फॉरेस्ट रिसोर्स। हमको ये बताना है कि कैसे हमारे देश में जो फॉरेस्ट का जो नेचर है, दैट इज ट्रॉपिकल से टेम्परेट तक, ठीक है, थॉर्नी से मैनग्रोव्स तक, अपने पास सब तरह के फॉरेस्ट हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, इसके बारे में हमको बताना पड़ेगा, क्योंकि हमको एग्जामिन करना है स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स को। तो फॉरेस्ट रिसोर्स के बारे में हमको बताना पड़ेगा। 250 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अपने पास एक रेंज ऑफ वर्ड्स मिल जाते हैं जिसमें हम कवर कर सकते हैं 3 डायमेंशन में इस क्वेश्चन को। सो हमारे इस क्वेश्चन में अप्रोच क्या होगा, अप्रोच क्या होगा अपने पास, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के फॉर्म में। तो इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स इन इंडिया, ठीक है। सो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें कोई भी अपने को, जैसे कि अभी फॉरेस्ट के बारे में पूछे, अपने को मैनग्रोव्स के बारे में पूछ देता, कभी हम लोग आइलैंड्स के बारे में पूछ देता, तो वहाँ पे हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं कि हाँ, इंडिया के अंदर जो डाइवर्सिटी है वो कितनी ज़्यादा है। ओके, सो डाइवर्सिटी से इंट्रोड्यूस कर दिया। हम अब बता सकते हैं कि यहाँ पे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2019 में आया था, वहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है वो 24.56% है। हमारा जो टारगेट है इट इज़ 33% एज पर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988। तो हम बहुत पास में चल रहे हैं, बहुत करीब में चल रहे हैं किसके, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को अचीव करने की। उसके बाद बॉडी की तरफ जब मूव करेंगे, सो यहाँ पे हमको बात करनी है, मेनली याद रखना कि यहाँ पे हम बता सकते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द ईच टाइप ऑफ फॉरेस्ट टाइप। जैसे हाँ, हम बात कर सकते हैं यहाँ पे कैसे मैनग्रोव का जो नंबर है, मैनग्रोव का जो एरिया है वो बढ़ रहा है, और हम ये भी बता सकते हैं, सो यहाँ पे ये बता सकते हैं कि हाँ, मैनग्रोव का जो कवर है वो बढ़ने से क्या फ़ायदे हो रहे हैं अपने को। हम ये बता सकते हैं कि हाँ, कैसे ये फ्लड कंट्रोल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कैसे साइक्लोन को मेंटेन करते हैं, कैसे ये पानी को मतलब जो गंदगी है उसको साफ करने में हेल्प करते हैं। सो ये सब के बारे में हम बता सकते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन के बॉडी में हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के बॉडी में हम एक मैप बना सकते हैं। इस मैप में हम ये शो करेंगे हाँ, कौन कौन से रीजन में कौन कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट अंडमान में हम ये शो करेंगे कि हाँ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं। हम जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा का मेजरली पार्ट और आंध्र प्रदेश वाला जो मेन पार्ट है, यहाँ पे हम बता सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं ना। हम वेस्टर्न घाट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे टेम्परेट यहाँ पे ट्रॉपिकल मतलब जो वेट ड्राई होता है, ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वहाँ पे वेट पाए जाते हैं, तो ये सब बोल सकते हैं हम। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन को बोल सकते हैं, यहाँ पे टुंड्रा एल्पाइन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ये बोल सकते हैं हम कोस्टल रीजन को क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे क्या है, मैनग्रोव्स पाए जाते हैं। तो एक मैप बना के अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट करें हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज को, तो एक क्या होगा, बहुत ही बेहतर रिप्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि 5 मार्क्स अपने पास किसके होते हैं, प्रेजेंटेशन के होते हैं, अगर हम 15 मार्क्स पेपर की बात, 15 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें तो। सो आगे बढ़ते हैं बॉडी में।
तो उसके बाद हम क्या मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे हम बता सकते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं। जैसे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात करते हैं, है ना, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में हम बात कर सकते हैं कि कैसे जो फॉरेस्ट होते हैं दे हैव अ कूलिंग इफेक्ट ऑन दी इन्वायरमेंट, कि जैसे जैसे वो ट्रांसपीरेशन करते हैं जिससे क्या होता है, जो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा हम ये बता सकते हैं कि जो फॉरेस्ट हैं दे एक्ट एज अ नेचुरल सिंक फॉर व्हाट, नेचुरल सिंक फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, दे एक्ट एज अ नेचुरल सिंक फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो पॉल्यूशन है उसको भी ये कंट्रोल करते हैं, ये बता सकते हैं हम। हाँ, यहाँ पे हम इंपॉर्टेंस बता सकते हैं कि कैसे इंक्रीज इन मैनग्रोव कैन हेल्प अस इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन और कोस्टल इरोजन। हम ये बता सकते हैं कि कैसे डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, मतलब जो क्लाइमेट, मतलब जो साइक्लोन्स आते हैं उससे भी हमको कैसे बचाते हैं, ये बता सकते हैं। और कैसे जो मैनग्रोव्स हैं ये एक बैलेंस की जैसे बफर कैसे काम करते हैं, है ना, एक रिच इकोलॉजिकल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी प्रोवाइड करते हैं अपने को, तो इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को भी मेंटेन रखते हैं। तो ये सब पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया फॉरेस्ट रिसोर्सेज के। और याद रखना भाई, जब क्वेश्चन का आंसर लिखो तो सब कैसे लिखना, सब पैराग्राफ में लिखना। कैसे लिखना है, सब पैराग्राफ में। आंसर कैसे लिखना है, सब पैराग्राफ में। सब पैराग्राफ और पॉइंट वाइज आंसर होना चाहिए, जिससे क्या हो, अपने पास आंसर क्या हो, प्रेजेंटेबल हो। क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रेजेंटेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, प्रेजेंटेशन प्लस कॉन्टेक्स्ट। अगर आपने दोनों चीज़ों को मेंटेन कर लिया, प्रेजेंटेशन प्लस कंटेंट को अपने क्या कर लिया, मेंटेन कर लिया, तो आप याद रखना कि गुड मार्क्स तो आने ही आने हैं। गुड मार्क्स तो आने ही आने हैं, याद रखना, गुड मार्क्स तो आने ही आने हैं। एक्सीलेंट वाला काम नहीं, लेकिन गुड मार्क्स। हर आंसर में हम हर क्वेश्चन में भी एवरेज मार्क्स ही लाएँ तो ले देखिए जो आंसर होता है, जो टोटल आता है, वो टोटल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स हो जाते हैं। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। प्रेजेंटेशन एंड कॉन्टेक्स्ट इज द की टू क्रैक दिस मेंस एग्जाम। उसके बाद जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसमें हम क्या की बात करेंगे, नेगेटिव एस्पेक्ट में हम बात करेंगे कि कैसे जो हम ये रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट ने जो बोला है कि हाँ कैसे फॉरेस्ट का अमाउंट बढ़ गया है, मान रहे हैं, तो एक कॉन्सेप्ट होता है ओपन फॉरेस्ट का। ओपन फॉरेस्ट का मतलब ऐसे फॉरेस्ट, कैसे फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पे जो कैनोपी कवर है वो 40% से कम है। ओके, सो ऐसे फॉरेस्ट का अमाउंट बढ़ा है ना, जो डेंस फॉरेस्ट है उनका अमाउंट नहीं बढ़ा है, जो ओपन फॉरेस्ट है उनका अमाउंट बढ़ा है। ओपन फॉरेस्ट जो होते हैं, है ना, अगर ये डेंस फॉरेस्ट कम होते हैं तो क्या होता है, दिक्कत क्या होती है, डेंस फॉरेस्ट तो कम हो गए ना, दिक्कत यही है कि ओपन फॉरेस्ट बढ़े हैं, डेंस फॉरेस्ट नहीं बढ़े हैं। तो डेंस फॉरेस्ट होने से क्या होता है, जो टॉप सॉइल है उसको बांध के रखते हैं, जिससे इरोजन जो होते हैं कम होता है। सो देयर इज अ लेस चांसेस ऑफ व्हाट, लेस चांसेस ऑफ इरोजन, एंड लेस चांसेस ऑफ इरोजन लीड्स टू लेस चांसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन। सो ये नेगेटिव इंपैक्ट हो गया। यहाँ पे हम जो स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, यहाँ पे हम एक डब्बा बना के हम ये बता सकते हैं कि हाँ वेरी डेंस फॉरेस्ट का अमाउंट कितना है, वेरी डेंस फॉरेस्ट का अमाउंट कितना है, जो कि सामने वेरी डेंस फॉरेस्ट किसको बोलते हैं, ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है वो कैनोपी कवर है वो 70% से ज़्यादा होता है, उसको हम डेंस फॉरेस्ट बोलते हैं। तो ये हम बता सकते हैं कि किसका एरिया कितना है। हम ये बता सकते हैं कि मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे जो कैनोपी कवर होता है वो 40 से 70% तक होता है। ठीक है, ये बता सकते हैं। हम बोल सकते हैं ओपन फॉरेस्ट जो है वो कितना है, ओपन फॉरेस्ट जिसमें 40% से कम कैनोपी कवर होता है, हम इस डब्बा बना के उसका रिकॉर्ड बता सकते हैं। देखो रिकॉर्ड बनाने से क्या लगेगा, एग्जामिनर को ये लगेगा हाँ इसको पता है ना, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में इसको पता है, और यही तो एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है। सो इससे क्या होता है कि इसको वैल्यू एडिशन बोलते हैं, जिससे जो 1.5 मार्क्स हमने बोला ना गुड मार्क्स, तो गुड से एक्सीलेंट तक का सफ़र यहाँ से स्टार्ट होता है। सो गुड से एक्सीलेंट कैसे हो जाता है, हमने जब ये डॉक्स बना दिया, एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन जब हमने लिखे तो गुड से एक्सीलेंट तक जाता है। ठीक है, उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। हमेशा याद रखना कंक्लूजन कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव नोट में, पॉजिटिव एस्पेक्ट में हम कंक्लूड करेंगे। यहाँ भी हम बोल सकते हैं कैसे हमने कैसे किया, हमने ध्यान दिए कि हम एकदम ऐसे मैसेज बना रहे हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को फॉलो करें। और हम ये बता सकते हैं कि इंडियाज़ नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में हमने क्या किया, जो कि क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए हमने लिया था पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में। तो यहाँ पे भी हमने कैसे क्लाइमेट चेंज को ओवरकम करने के लिए, टैकल करने के लिए, फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज़ करने की जो हमने शपथ ली थी, हमने जो बात की थी उसकी हम यहाँ पे बता सकते हैं। और ये भी बता सकते हैं कि कैसे हमने क्या किया, हमने एक टारगेट रखा कि टू रिड्यूस दी एमिशन इंटेंसिटी बाई 33 to 35% ऑफ द GDP 2030 तक। ठीक है ना, किसके लेवल से, 2005 के लेवल से। तो ये डाटा है, इसमें से सब चीज़ें हर आदमी को याद नहीं आती, 3 चीज़ें हैं, इनमें से जो भी याद है तो पॉजिटिव नोट से हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो चीज़ें याद होनी चाहिए। तो चीज़ें याद कैसे होगी, जब बार बार लिखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब। ऐसा नहीं कि अचानक से दिमाग में कुछ चीज़ है ना, कुछ जड़ी बूटी है खाओ और दिमाग में आंसर याद हो जाए, नहीं।
जब उस चीज़ को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार देखेंगे तो आपको जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन याद आएगा, जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन याद आएगा, जो बॉडी है वो बॉडी याद आएगा। तो जब चीज़ें याद तभी आएगी जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो नए क्वेश्चन है उसको रिलेट करेंगे। बिना रिलेट करे कोई भी आंसर याद नहीं आने वाला। अगर ये सब याद भी ना आए, ठीक है, तो एग्जाम में हम क्या कर सकते हैं, जनरलाइज कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। कैसे? हमने बोल सकते हैं कि यार कैसे हमने क्लाइमेट चेंज को ओवरकम करने के लिए कैसे फॉरेस्ट लगाना चाहिए, जिससे क्या हो अपने जो सिटीजन्स हैं वो फ्रेश एयर ब्रीथ कर पाएँ, है ना। हम यही बता सकते हैं कि कैसे ये जो होते हैं ये अपने पास ये डिज़ास्टर को ओवरकम करने में कैसे हेल्प करते हैं, कैसे वाटर को प्योरीफाई करते हैं, है ना, कैसे ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में हेल्प करते हैं, जो कि दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। सो एक पॉजिटिव नोट। अगर ये कंक्लूजन स्पेसिफाइड कंक्लूजन याद ना आए तो एक जनरलाइज कंक्लूजन में भी हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं, बट कंक्लूड करना इज मस्ट। ओके, सो दिस इज 7 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन क्या था? 8 नंबर क्वेश्चन ये है, इंडिया हैज़ इमेंस पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी दो देयर आर रीजनल वेरिएशन इन इट्स डेवलपमेंट। दो स्टेटमेंट यहाँ पे हो रहा है। इंडिया हैज़ इमेंस पोटेंशियल इन सोलर एनर्जी एंड दो देयर आर रीजनल वेरिएशन इन इट्स डेवलपमेंट। इलाबोरेट करना है अपने को। तो इस क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखेंगे, इसमें इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं? इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय डिफाइनिंग व्हाट इज सोलर एनर्जी एंड हाउ इट इज़ एन ईजी एंड इफेक्टिव वे टू प्रोड्यूस एनर्जी बाय रिन्यूएबल रिसोर्सेज, है ना। तो इसमें हम इस्तेमाल किसका करते हैं? इंसुलेशंस। वी यूज द इंसुलेशंस फ्रॉम द अर्थ, सॉरी सन। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कैसे इंडिया का जो लोकेशन है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अपने एनर्जी जनरेशन में। कि हम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दी जो प्लेनेट है वहाँ पे हम लोकेटेड हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट अवेलेबल रहता है। तो हम उसको पूरा उस पोटेंशियल को पूरा टैप करना चाहिए अपने को, इसका इस्तेमाल करना चाहिए रिसोर्सेज का, है ना, जिससे हम इंडिया से डेवलपमेंट बढ़िया से हो। और पॉपुलेशन मतलब जो पॉल्यूशन, जो कोल बेस हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे जो पॉल्यूशन प्रोड्यूस हो रहा है वो भी कम हो। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का वो क्या बोल रहा है? दो देयर आर रीजनल वेरिएशंस। तो यहाँ पे हमको रीजनल वेरिएशंस की बात करनी है। तो रीजनल वेरिएशंस कैसे हैं? देयर आर रीजनल वेरिएशंस इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ओपन लैंड। देयर आर रीजनल वेरिएशंस इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। देयर आर रीजनल वेरिएशंस इन दी टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी। तो हम ये बता सकते हैं कि हाँ देयर आर रीजनल वेरिएशंस। जैसे कि एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल में हमें बात कर सकते हैं वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड की, कि इन बावजूद इसके कि हाँ ये बहुत ज़्यादा लाइट रिसीव करते हैं, इसके बावजूद भी ये सोलर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड नहीं है, ओपन लैंड नहीं है। ओपन लैंड नहीं है तो यहाँ पे हम क्या नहीं कर सकते? सोलर पैनल्स नहीं लगा सकते, जिससे यहाँ पे हार्वेस्ट नहीं कर सकते किसको? लाइट एनर्जी को। यहाँ पे हम एक और ज़रूरत की बात कर सकते हैं कि वी नीड अ वेरी रॉबस्ट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्योंकि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं हुआ तो जब एनर्जी हम जनरेट कर रहे हैं उसको हम जहाँ तक ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचा नहीं पाएंगे। और यही तो दिक्कत है कहाँ पे? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में, जहाँ पे जगह तो है वहाँ पे एरियाज़ की कमी भी है, और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी उतना बढ़िया हो। इस आंसर में हम रीजनल डिस्पैरिटी की भी बात कर सकते हैं कि कैसे जो राजस्थान वाला एरिया है वहाँ बहुत ज़्यादा लैंड है, सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा वहाँ पे, सोलर लाइट भी वहाँ पे देखने को मिलता है। गुजरात हो गया, बारिश कम होती है तो डिस्ट्रप्शन भी कम होगा, इसकी बात कर सकते हैं। हम यही बात कर सकते हैं कैसे जो ईस्टर्न घाट्स हैं वेस्टर्न घाट्स में डिफरेंस कर सकते हैं कि हाँ ईस्टर्न घाट्स में जो लैंड है वो भी बेहतर है, वहाँ पे सूटेबल रिसोर्सेज हम सेटल कर सकते हैं। बट जो वेस्टर्न घाट है जहाँ बारिश होती है वहाँ पे हमारा रिसोर्स को सेटअप करना ज़्यादा आसान नहीं होगा। और इस आंसर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? इस आंसर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सोल्यूशन, कि हम वे फॉरवर्ड कंक्लूड कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन दे सकते हैं बाय स्टेटिंग दैट टू चीफ अवेलेबिलिटी ऑफ, अगर सोलर पैनल हमको अवेलेबल कराना है तो देयर शुड बी अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो यहाँ पे नेशनल कॉम्पिटिटिव मार्केट होना चाहिए फॉर द चीफ अवेलेबिलिटी ऑफ सोलर पैनल। एंड ऑल्सो यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स की बात कर सकते हैं कि ऐसे रूफटॉप प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, रूफटॉप सोलर पैनल प्रोग्राम की बात कर सकते हैं। यहाँ पे सौर सुजाला योजना की बात कर सकते हैं कि कैसे हमने क्या किया, जो मोटर्स थे, जो बोरवेल्स चलते थे,
है ना, पंप्स जो थे उनको हमने रिप्लेस किया, जो इलेक्ट्रिसिटी से इस्तेमाल करते थे उसको हमने क्या किया, सोलर पावर से इस्तेमाल किया, क्योंकि रात को इस्तेमाल करते नहीं, रात को तो बोर्ड चलाते नहीं कोई, जब सूरज रहेगी तो बोर्ड चलाएंगे, जब नहीं रहेगी तो वो बंद हो जाएंगे। हमने ये कॉन्सेप्ट से क्या किया, जो रिप्लेस कर दिया हमने किसको, जो अपने पास वाटर पम्प्स थे उसको। सो फार्मिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसने। और क्या बोल के एक पॉजिटिव नोट में कंक्लूड कर सकते हैं, और भी क्या बोल सकते हैं कि हाँ, ओपन, हमने बोला कि ओपन सोर्सेस मतलब ओपन लैंड में एकर्स ऑफ सोलर पैनल लगाना ज़रूरी ही है। उसके अलावा भी अपने को जो रूफ टॉप सोलर पैनल है इस पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक लार्ज एरिया कंट्रीज़ लाइक इंडिया में ये जो होगा बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालेगा, और ये जो है हिली स्टेट्स में बहुत ज़्यादा काम आएगा। फॉर एग्जांपल दी हिली स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की बात कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर में हम ये मेंशन कर सकते हैं कि कैसे अपने को सोलर पैनल को चीप रेट में अगर अवेलेबल कराना है तो आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज भी हम इंपोर्ट करा रहे हैं सोलर पैनल्स को दूसरे कंट्रीज से, फॉर एग्जांपल चाइना से, जो कि बहुत महंगे में उस चीज़ों को देख रहा है, बहुत महंगे में दे रहा है, जिससे हम उसके जो बेनिफिट्स हैं उसको ठीक से रीप नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो ये भी अपने को ध्यान में रखने की जरूरत है। सो लेट्स स्टार्ट विद द अप्रोच, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन की फॉर्म में इसको भी हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय ब्रीफली मेंशनिंग अबाउट द पोटेंशियल ऑफ इंडिया इन सोलर एनर्जी। कैसे, हम ये बोल सकते हैं कि जो इंडिया का लोकेशन है वो एकदम परफेक्ट है फॉर दी सोलर पैनल टू सेटअप और फॉर दी राइपनिंग ऑफ सोलर एनर्जी। कैसे, हम अगर यहाँ पे नॉर्थ, एकदम नॉर्थ पोल में सिचुएटेड होते हैं, फिर नॉर्थन रीजन में सिचुएटेड होते हैं, या फिर हम साउथर्न रीजन में सिचुएटेड होते, तो क्या होता, वहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है वो सनलाइट वो कम होती। और या फिर हम एकदम इक्वेटर पे सिचुएटेड होते तो वहाँ पे क्या होता, है इवनिंग के समय जो क्लाउड कवर होता है, जिसकी वजह से हम क्या नहीं कर पाते, सोलर एनर्जी का बेनिफिट नहीं ले पाते। बट इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में 24 आवर में से हम बात करें तो रात के समय ही अपने पास लाइट नहीं होता, उसके बाद 24 आवर में से 12 आवर्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जहाँ पे अपने पास सोलर एनर्जी अवेलेबल होता है। और कंक्लूड में भी एक पॉजिटिव नोट जहाँ से इंट्रोड्यूस किया वैसे उसी प्रकार से हम कंक्लूड कर सकते हैं। कैसे, बाय मेंशनिंग दैट कैसे इंडिया ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में जो रिड्यूस करने की बात की है ना, एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की इंप्रूव करने की बात की है ना, COP26 में भी जो अपने पास जो 2030 तक हमने जो रिन्यूएबल एनर्जी का बात की है, हमने की था 500 गीगाहर्ट्ज़ तक सोलर एनर्जी बढ़ाएंगे, ये सब हमने बात की है। तो इसको कैसे लाया जा सकता है, सोलर पैनल को इंस्टॉल करके ही लाया सकता है। तो एक पॉजिटिव नोट में वहाँ भी कंक्लूड करेंगे। यहाँ पे हम फैक्टर्स की बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड की बात कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट ग्रुपिंग्स की बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि इंडिया ने स्टार्ट किया था। बॉडी में हम क्या कर सकते हैं, बॉडी में इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से हम फर्स्ट पार्ट मतलब बता सकते हैं कि कैसे पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी इंडिया के पास बहुत ज़्यादा है ना, 748 गीगावाट्स ऑफ पोटेंशियल अपने पास कि हम इतना तक का हम सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम यहाँ पे यही मेंशन कर सकते हैं अबाउट दी रीजनल वेरिएशन इन दी सोलर एनर्जी। कैसे कि राजस्थान के पास हाईएस्ट इंसोलेशन है, तो वहाँ पे अगर सोलर पैनल हम फिट करते हैं राजस्थान और गुजरात में, तो वहाँ पे जो कैप्चरिंग पावर होगी वो ज़्यादा होगी, है ना। हम ये बता सकते हैं कि कैसे नॉर्थ ईस्ट में ये कम है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में कम क्यों है, क्लाउड कवर है वहाँ पे, ये सब चीज़ के बारे में बता सकते हैं। और एक डायग्राम से हम बता सकते हैं कि हाँ कौन कौन से रीजन में, हम एक मैप से बता सकते हैं कि ज्योग्राफी में कहीं भी आपको मौका मिले ना मैप बनाने की, तो वहाँ पर बना दिया करो। तो यहाँ पे मैप से बता सकते हैं कि हाँ कौन कौन से रीजन में इंसोलेशन ज़्यादा है, जहाँ पे जो चांसेस होंगे रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम सोलर पैनल से वो ज़्यादा होंगे। उसके बाद बॉडी को आगे बढ़ा सकते हैं बाय मेंशनिंग अबाउट हाउ मोर प्रोजेक्ट्स इन साउथ इंडिया विल हेल्प इन लैंड एक्विजिशन। मतलब यहाँ पे क्या है कि कैसे बहुत सारे वेरिएशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है किस पे, लैंड एक्विजिशन जैसे हो गया। वेरिएशंस की बात करें तो बहुत सारे वेरिएशंस हैं ना सोलर पावर प्लांट से स्टेबलाइज करने में। देयर आर सम टेक्नोलॉजिकल बैरियर एज वेल, देयर आर फाइनेंशियल बैरियर, देयर आर पॉलिटिकल विल, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, लैंड एक्विजिशन में दिक्कत आ सकती है। सो एक तरह से यहाँ पे क्या होगा, क्रिटिसिज्म हो गया कि क्रिटिसिज्म नहीं, नेगेटिव्स की बात कर सकते हैं कि कैसे अपने पास द चैलेंजेस दैट वी फेस, चैलेंजेस इज द मोर करेक्ट वर्ड फॉर ईयर। उसके बाद वे फॉरवर्ड में हम मेंशन कर सकते हैं अबाउट दी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक नेशनल सोलर मिशन, ठीक है। हम बात कर सकते हैं कैसे इंडिया इज़ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड की, डिफरेंट प्रोग्राम्स की हम बात कर सकते हैं। और कैसे हम बात सकते हैं कि इन चीज़ों से क्या हो सकता है, जो मटेरियल है सोलर पैनल से वो चीप तो होंगे ही होंगे, बट जो कॉस्ट है सोलर एनर्जी का वो भी कम आएगा।
और इसके बाद हम कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सोलर एनर्जी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कैसे हमारा जो गोल है कि हमने जो सोचा है कि 30 से 40% हमारा जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो हम कैसे करेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज से करेंगे। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज से करने में जो सोलर एनर्जी जो होगी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इस टारगेट को अचीव करने में। बोल सकते हैं जनरलाइज कैसे कर सकते हैं कि वी कैन स्टेबलाइज सोलर एनर्जी, कि हमको क्या करना चाहिए, डेमोक्रेटाइज करना चाहिए। वी नीड टू डेमोक्रेटाइज सोलर एनर्जी टू मेक इट चीपर एंड accessible to all, and decentralizing solar energy so that each and every individual has its own solar panel over its rooftop। तो समझ क्या आ रहा है, जो 8 क्वेश्चन हमने देखे 2020 के जो ज्योग्राफी पेपर में जो क्वेश्चन आए थे, वो 8 क्वेश्चन देखने के बाद जो कंक्लूजन, जो निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि हाँ कि कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे यूपीएससी, ये पूछ रहे हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो कि करंट्स में चल रहे हैं, जो कि कोर प्रॉब्लम्स है इंडिया जो फेस कर रही है। इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड ये कहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि अर्बन फ्लडिंग्स हो गया, लैंड डिग्रेडेशन हो गया, दैट इज डेजर्टिफिकेशन हो गया, सॉइल इरोजन हो गया, हिमालयन ग्लेशियर मेल्टिंग हो गया। ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हमेशा जो है एक प्रॉब्लम के लिए बनी रहती है इंडिया के लिए। तो जो प्रॉब्लम्स चल रही है उसी का सॉल्यूशन चाहती है यूपीएससी। इसीलिए अपने को एक चीज़ समझनी है कि इधर उधर भागने से बेहतर है, कुछ भी प्रिपेयर करने से बेहतर है जो आए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो और यहाँ पे इनको बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो आएंगे वो इसी से रिलेटेड आएंगे। तो इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन जो फ्रेम करेंगे वो इसी से रिलेटेड फ्रेम करेंगे। तो बार बार प्रैक्टिस करके ही इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन होता है। फर्स्ट बार में कोई भी इंट्रोडक्शन को एकदम बेहतर नहीं लिखता, लेकिन 5th 6th 7th 8th टाइम तक लिखते लिखते इंट्रोडक्शन ऐसा हो जाता है कि इसको पढ़ने के बाद एग्जामिनर लगे हाँ यार पूरा पढ़ना चाहिए आंसर। तो क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो 100+ है जीएस पेपर 1 में, जो कि जनरली माना जाता है लो स्कोरिंग है। स्कोरिंग लो हो हाई हो सिर्फ रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करता है। आपने आंसर कैसे लिखा, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस कैसे किया, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी की, ये डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कितने आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने के बगैर कितना भी क्वेश्चन पढ़ लो, कितना भी जीसी लियो, कितने भी चैप्टर पढ़ लो, कितने बार ही पढ़ लो, सब फालतू है, कुछ काम का नहीं आने वाला। ये जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको फंडामेंटल, देखो बेसिक जो फंडामेंटल है वो प्रीलिम्स में निकाल दिए, उसके बाद जो मेन दिक्कतें हैं वो दिक्कतें पूछी जाएगी आपको मेंस में। सो फोकस ऑन व्हाट इज आस्क्ड बाय द यूपीएससी इन प्रीवियस ईयर, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और उसी के रिलेटेड हमको आंसर रेडी रखना है। कॉपी पेस्ट करना, याद रखना चीज़ें थोड़ी सी अजीब है, लेकिन हाँ कॉपी पेस्ट ही करना होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो आंसर्स है वो अपने पास दिमाग में छपे होने चाहिए। अब जब बाकी उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो तोड़ फोड़ के जोड़ फोड़ के उसमें डाल देना है। ये होता है अप्रोच।